हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। क्विक रिवीजन बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये एपिसोड बनाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10th के लिए ये एपिसोड बना रहे हैं। और हम लोग तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है धातु अधातु, या इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं हम, जिसमें हम लोग उसके पार्ट 1 या एपिसोड 1 वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं। और इससे भी आपके क्वेश्चंस जो 2022 में पूछे गए हैं, और अभी केवल आप परिभाषाएं समझ लीजिए, फिर कौन कौन से प्रश्न आपके आए हुए हैं वो भी प्रश्न और उत्तर के साथ आपको जवाब के तौर पर मिलेंगे। जिनमें सबसे पहली चीज क्या होती है, खनिज और अयस्क। ये पूछा गया खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। बहुत ही आसान परिभाषा है। खनिज का मतलब होता है खनन से प्राप्त। खनेंगे तो क्या प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है। तो खनन से प्राप्त होने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो खनिज आपको प्राप्त हुआ है, अब उससे आप क्या करेंगे, धातु प्राप्त करना चाहेंगे। अब धातु प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी न किसी विधि का प्रयोग करेंगे और सोचेंगे कि कम खर्च में हमें क्या हो जाए, अधिक धातु प्राप्त हो जाए। तो अगर हमें कम खर्च में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो जाता है, तो उसी खनिज का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, अयस्क रख दिया जाता है। मतलब वे खनिज जिनसे कम खर्च में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहा गया कि कोई खनिज ले लीजिए, उससे क्या हो जाए, खर्च कम लगे लेकिन अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, खनिज अयस्क कहेंगे। और वही पर दूसरी घटना क्या हो सकती है कि आपने क्या किया, खर्च तो लगाया लेकिन खर्च अधिक हो जाए और प्राप्त होने वाले धातु की मात्रा कम हो जाए, तो उसी को क्या कह देंगे, खनिज कह देंगे। तो अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिनसे कम खर्च में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, तो अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या होता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करना। वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। फिर अयस्क के सांद्रण के लिए बहुत सी विधियों का प्रयोग करते हैं, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, सिंटरन, ये सब आते हैं। लेकिन आपके क्लास 10th के सिलेबस में केवल दो चीजें आपको पढ़ने हैं। वह क्या पढ़ने हैं, निस्तापन और भर्जन पढ़ने हैं। निस्तापन और भर्जन की परिभाषा जो है वह केवल एक शब्द मात्र से आपकी पूरी परिभाषा बदल जाएगी। अनुपस्थिति होगा तो निस्तापन होगा, और उपस्थिति होगा तो क्या होगा, भर्जन होगा। किसकी उपस्थिति, अनुपस्थिति, वायु की। क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। सांद्रित अयस्क लेना है, वायु अनुपस्थित रखना है और उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना है। मान लीजिए उसके गलनांक तक गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर उनमें और कुछ अशुद्धियां बची होगी तो वो भी उसी में मिल जाएगा। इसलिए गलनांक से कम ताप पर गर्म करेंगे ताकि उसमें कोई अशुद्धि हो तो वो क्या हो जाए, अपने से दूर हो जाए। इसलिए क्या करते हैं, वायु के अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अब निस्तापन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मुख्यतः कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। और जब हम निस्तापन विधि का उपयोग करते तो होता क्या है, जिस धातु का कार्बोनेट होता है उस धातु का ऑक्साइड मिल जाता है और उनमें उपस्थित कार्बन की जो अशुद्धि होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अर्थात निस्तापन विधि में क्या होता है, कार्बन की अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। अभी हम लोगों ने सुना कि अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति शब्द में अनु हटा दीजिए, वायु की उपस्थिति लिख दीजिए, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, भर्जन की। अब आइए देख लीजिए, वायु के उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। अर्थात भर्जन जो होता है वह वायु के उपस्थिति में होता है, जबकि निस्तापन जो होता है वह वायु के अनुपस्थिति में होता है। इसके बाद भर्जन विधि में सल्फर की अशुद्धि जो होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में दूर हो जाती है, तथा भर्जन विधि का उपयोग किस प्रकार के अयस्क के लिए किया जाता है, तो वह सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। मैंने क्या कहा कि यदि कोई कार्बोनेट अयस्क है उससे धातु प्राप्त करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, निस्तापन विधि का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी धातु का सल्फाइड अयस्क है उससे धातु प्राप्त करना है तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो उसमें भर्जन विधि का उपयोग करेंगे। आइए अब पूरा देख भी लेते हैं। लिखा भी गया है, खनिज क्या होता है, खनिज होता है पृथ्वी के खनन से प्राप्त होने वाले यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब खनिज से मैंने बताया, खनिज पर खर्च कम लगे, धातु अधिक प्राप्त हो तो अयस्क होगा, और अधिक खर्च लगे, कम धातु प्राप्त होगा तो उसे पुनः हम लोग खनिज कह देते हैं। यहाँ देख सकते हैं, वे खनिज जिनसे कम खर्च में
अधिक मात्राओं में धातु प्राप्त होते हैं उसे अयस्क कहते हैं। अगला चीज अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या होता है? अयस्क में अशुद्धि उपस्थित होती है, अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे उसी को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर किया जाता है उसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। फिर आता है क्या आपका सांद्रण करने के लिए निस्तापन और भर्जन आपके अलग से और पढ़ने हैं, जिनमें निस्तापन क्या होता है? वायु के अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। यह विधि किसके लिए उपयोग की जाती है? कार्बोनेट अयस्कों के लिए की जाती है, और उनमें किसकी अशुद्धि होती है? कार्बन की, और कार्बन की अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है, दूर हो जाती है। भर्जन क्या होता है? देख सकते हैं यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ पे क्या हो गया? उपस्थित है। बाकी सेम परिभाषा आपका भर्जन बस हो जाएगा, यहाँ पे देख भी सकते हैं। वायु के उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, तथा इसमें उपस्थित सल्फर की अशुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है। आगे क्या लिखा गया है? निस्तापन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भर्जन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिखा गया निस्तापन विधि का उपयोग मुख्यतः कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता है, जबकि भर्जन विधि का उपयोग मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। अगला प्रश्न क्या है? गालक, और गालक के प्रकार है, फिर धातुमल है, और बाकी चार्ट के माध्यम से भी सारी चीजें आपको स्पष्ट कर देते हैं। जिनमें गालक क्या होता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो अयस्क का सांद्रण होता है और पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसी को गालक कहते हैं। गालक और सांद्रण में अंतर याद रखिएगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होगा, अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं, और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग गालक कहते हैं। यहां देख सकते हैं कि गालक क्या होता है? जिस पदार्थ की सहायता से अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर किया जाता है उसे गालक कहते हैं। अब अशुद्धि कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी अशुद्धि हो सकती है? अम्लीय अशुद्धि हो सकती है और क्षारीय अशुद्धि हो सकती है। अम्लीय अशुद्धि दूर करने के लिए जिसका प्रयोग कर लेंगे वो अम्लीय हो जाएगा, और क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? क्षारीय गालक कहलाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जिस पदार्थ की सहायता से अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धि को दूर किया जाता है उसे अम्लीय गालक कहते हैं। जो गालक की परिभाषा वही अम्लीय और क्षारीय का है, बस अंतर क्या है? अशुद्धि से पहले अम्लीय, गालक से पहले अम्लीय शब्द जुड़ गया, अशुद्धि से पहले आप अम्लीय शब्द जोड़ लीजिएगा। जिस पदार्थ की सहायता से अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धि को दूर किया जाता है उसे अम्लीय गालक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन होता है? सिलिका होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? SiO2 होता है। इसके बाद क्या है? क्षारीय गालक। क्षारीय गालक क्या हो जाएगा? जिस पदार्थ की सहायता से अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धि को दूर किया जाता है उसे क्षारीय गालक कहते हैं। उदाहरण में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। इसके बाद धातुमल क्या होता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि है और उसे दूर करने के लिए जिस पदार्थ का आपने प्रयोग किया उसे गालक कह देते हैं, और यदि वह पदार्थ उस अशुद्धि के साथ जब क्रिया कर लेता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे गालक कहते हैं, और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गालक के साथ क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग धातुमल कहते हैं। देख सकते हैं अयस्क में उपस्थित अशुद्धि व गालक आपस में क्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे धातुमल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड की अशुद्धि है, ये क्षारीय है, तो क्षारीय अशुद्धि दूर करने के लिए अम्लीय गालक मिलाएंगे ताकि वह उदासीन होकर बाहर निकल जाए। अम्लीय गालक में कौन आएगा? सिलिका आएगा। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया सिलिका से कराएंगे क्या बन जाएगा? कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। यह क्या हो जाएगा? आपका धातुमल हो जाएगा। अब आइए चार्ट के माध्यम से समझ लीजिए अयस्क क्या होता है, तभी आपको बताया गया। वे खनिज जिनसे कम खर्च में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होते हैं उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होगा, अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अशुद्धि दूर हो चुकी, अब धातु प्राप्त करने हैं। धातु कैसे प्राप्त होंगे? तो वह धातु की क्रियाशीलता निर्धारित करेगी, उसी से आपके विधि का प्रयोग किया जाएगा। 3 प्रकार के धातु की क्रियाशीलता होगी। वह कौन कौन सा हो सकता है? 3 हो सकते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातु हो सकता है, मध्यम हो सकता है, निम्न हो सकता है। यदि उच्च अभिक्रियाशील धातु होगा तो उससे धातु प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको गला देंगे।
द्रव अवस्था में चला जाएगा। जब द्रव अवस्था में चला जाएगा उसका क्या कर देंगे, विद्युत अपघटन कर देंगे, और जैसे विद्युत अपघटन करेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अयस्क होगा, अयस्क का सांद्रण करके अशुद्धि दूर कर लेते हैं। फिर जैसा धातु प्राप्त करना होता है, यदि उच्च अभिक्रियाशील धातु का अयस्क होगा तो उसे गला दीजिएगा, गलाने के बाद विद्युत अपघटन करा दीजिएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो उससे धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह पता करना होगा कि वह किस प्रकार का अयस्क है, क्योंकि मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो दो प्रकार के अयस्क का निर्माण करता है। एक सल्फाइड अयस्क का निर्माण करता है, दूसरा कार्बोनेट अयस्क का निर्माण करता है। अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है और सल्फाइड अयस्क है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, कार्बोनेट अयस्क है, तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे निश्चित हो चुका है मध्यम अभिक्रियाशील धातु है और सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क है तो कौन सी विधि हो जाएगी, भर्जन की। और यदि मध्यम अभिक्रियाशील धातु ही हो लेकिन अयस्क कौन सा होगा, कार्बोनेट, तो कौन सी विधि उपयोग करेंगे, निस्तापन की। अर्थात सल्फाइड अयस्क होगा तो भर्जन विधि का, कार्बोनेट अयस्क होगा तो निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे ही भर्जन या निस्तापन विधि का प्रयोग करेंगे उस धातु में उपस्थित यदि सल्फर की शुद्धि होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में दूर हो जाएगी, ये भर्जन विधि हो जाएगी। और यदि निस्तापन विधि का प्रयोग करेंगे तो कार्बन की शुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगी। और दोनों विधियों में प्राप्त क्या होगा, धातु का ऑक्साइड। अब धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया, लेकिन आपको प्राप्त क्या करना है, धातु प्राप्त करना है। तो यहां पर क्या करते हैं, कार्बन के द्वारा अपचयन करा देते हैं। जैसे ही कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे, धातु का ऑक्साइड कार्बन के साथ जैसे क्रिया करेगा वह कार्बन के द्वारा अपचयित हो जाएगा और क्या दे देगा, धातु दे देगा। जो धातु में प्राप्त हुआ यदि तो उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि रह गई तो उसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुनः परिष्करण या शोधन करते हैं। अर्थात अगली क्या विधि और लास्ट हो जाएगी, परिष्करण या शोधन। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, धातु में उपस्थित अशुद्धि को पूर्णतः दूर कर देंगे। अगला क्या होता है, यदि निम्न अभिक्रियाशील धातु होगा तो वह किस प्रकार के अयस्क के रूप में पाया जाता है, तो वह मुख्यतः सल्फाइड अयस्क के रूप में ही पाया जाता है, निम्न अभिक्रियाशील धातु होगा। फिर दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क में मध्यम भी होता है, निम्न भी होता है। और कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, भर्जन विधि का ही प्रयोग करेंगे। क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु का ऑक्साइड। लेकिन अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु रहा तब आप क्या करेंगे, कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे। और यदि निम्न अभिक्रियाशील धातु रहा तो उसका कार्बन के द्वारा अपचयन कराने की जरूरत नहीं है, केवल क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। और गर्म करने मात्र से ही आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु। और यदि उस धातु में किसी प्रकार की अशुद्धि रही तो उसका क्या करा देंगे, परिष्करण या शोधन कर देंगे। क्या हो जाएगा, धातु आपको पूर्णतः शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको आज इतना ही। बाकी अगले वीडियो में आपको इस पर आधारित जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के जवाब के साथ कुछ अन्य टॉपिकों के साथ उपस्थित होंगे। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।